तो जो बॉर्डर था, जिसको आपके एक पर्वत का नाम दिया गया था, जो सिंधु नदी के इधर थे और एक सिंधु नदी के उधर थे। कोई मुस्लिम और कोई जाति नहीं थी, केवल जो इधर की तरफ थे उनको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। और कुछ लोग भारतवर्ष को बोलते हैं कि राजा भरत के नाम से था। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, राजा भरत के नाम से भी इसका नाम पड़ा, भारत का। लेकिन कोई हिंदू और मुस्लिम का ये नहीं था, सिर्फ ये था कि जो आपके सिंधु नदी के इधर हैं, वो भारतवर्ष का पार्ट है और उसको हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। लेकिन मैंने नाड़ी और नाड़ी में आपको फर्क बताया। जो NAADI है वो आपके पल्स है, और NADI जो है, ये कर्म नाड़ी जो है, ये आपके ज्योतिष का एक पार्ट है। अब अपन ये जो अपन हिंदुस्तान में जो ब्रिटिशियंस आए और इन्होंने जो आपके एस्ट्रोलॉजी बोली, मतलब जो ईस्टर है, एस्ट्रोलॉजी का जो ग्रीक वर्ड है ना, मतलब ईस्टर लॉजिक। अपन लोग जो काम कर रहे हैं वो ज्योतिष का काम कर रहे हैं। ज्योतिष का मतलब ये है कि आपके लैंग्वेज ऑफ कर्मा, आपके कर्म के जो ग्रह हैं उनको पकड़ना ज्योतिष है। तो मैं सभी से बोलूंगा कि अपन एस्ट्रोलॉजर नहीं बोल के अपने को ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष की विधा से जुड़ा हुआ बोलना चाहिए। क्योंकि ये जो यहाँ पर आए और ये अपन को सब कुछ बिगाड़ के चले गए। देखिए, जो स्टार है, केवल रट्टा लगाने से नहीं फर्क पड़ेगा, अपन को हर एक चीज के लॉजिक में जाना पड़ेगा। अपन अगर लॉजिक से चलेंगे तो कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई चीज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। देखिए, इसमें आपके जो ज्योतिष है उसमें 9 प्लेनेट, 12 राशि और 12 भाव, इसमें पूरी ज्योतिष टिकी हुई है। और ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा भी अपनी धुरी पर चक्कर लगा रहा है। और जो रिफ्लेक्शन आ रहा है सूर्य का पृथ्वी पर, जो आपके जितने भी प्लेनेट से टकराकर जो उसकी रेज जो आ रही है, और पृथ्वी पर जो रेज आती है, वो ही अपन को, जो जिसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, और वो कॉस्मिक एनर्जी को अपन ग्रहों के रूप में अपन एब्जॉर्व करते हैं। राव साहब, एम आई राइट? आप प्रोफेसर हैं। गुड। तो देखिए, इसमें क्या है कि अब अपन साइंस पर चलते हैं एक बार। साइंस मीन्स किसी चीज का सिंबल, चिन्ह, उसको साइंस बोलते हैं। और राशि क्या है? राशि मीन्स हिप। किसी चीज को आपको रेखांकन करना, उसको एक स्तूप के रूप में जो अपन उसके चिन्ह बनते हैं, उसको हम राशि के रूप में अपन देखते हैं। मतलब किसी चीज को भी, स्तूप को अगर चिन्ह के रूप में देखा जाए तो वो राशि है। और अगर अपन आकाश में देखते हैं और एक अपन एक इमेजनरी बनाते हैं, वो इमेजनरी जो है वो हर एक ग्रह के अपन देखते हैं तो वो नक्षत्र का रूप है। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी नक्षत्र में 13.20 डिग्री है, वो आगे पीछे भी रहती है, जिसको अपन 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 ग्रहों को देखते हैं कि कोई वक्री हो गया और कोई मार्गी हो गया, लेकिन होते नहीं है, वो केवल उनकी दृष्टियां हैं। वो अपन को लगता है कि वो वक्री है, लेकिन वो अपनी धुरी पर अपने उस पर चलते हैं। और किसी चीज का भी अगर अपन को रिफ्लेक्शन आता है, जैसे अपन एक बृहस्पति का ले लेते हैं। बृहस्पति जो है 12,000 लाइट किलोमीटर जो है पृथ्वी से दूर है। मीन्स, या चलो छोड़िए, अपन 12 वर्ष जो है उसको एक साइकिल पूरा करने में लगता है।
किसी भी साइकिल को पूरा करने में जुपिटर को 12 वर्ष लगते हैं। अपन 12,000 छोड़िए, 12,000 वर्ष छोड़िए, 12,000 लाइट वर्ष बोलते हैं वैसे तो। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि लाइट की जो है वो 180 डिग्री पर ही चलती है। अपन एक कोई अगर हार्डबोर्ड लगा लेते हैं अपने सामने और एक अपन टॉर्च से अगर लाइट डालते हैं, तो अगर हार्डबोर्ड लगाएंगे तो लाइट वापस से आपकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और हमेशा लाइट का जो फ्लो है वो 180 डिग्री पर रहता है। देखिए, जो सूर्य की जो रश्मियां हैं, 7 रश्मियां हैं सूर्य की, जिसको विबग्योर के नाम से जानते हैं। आप लोगों को सबको पता है विबग्योर का। इसमें वी से वॉयलेट है, ई से आई से इंडिगो है, ब्लू से बी से ब्लू है, वाई से येलो है, सॉरी, जी से ग्रीन है, वाई से येलो है, ओ से ऑरेंज है और आर से रेड है। इसमें जो जो फर्स्ट जो है यहाँ पर वॉयलेट जो है, उसका जो अल्ट्रा वॉयलेट जो कलर है वो राहु है और लास्ट में जो इंट्रा रेड है केतु है। अब आपको ये एक नई चीज बता दूं मैं, आप लोग शायद सभी विद्वान हैं, हमारे साथ में एक प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं। सूर्य की रश्मि जब ग्रहों के ऊपर पड़ती है और यहाँ पर पृथ्वी पर जब आती है रिफ्लेक्ट होके, तो कौन सा कलर उसका होता है वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। जैसे वॉयलेट कलर जो है वो आप बता सकते हैं कौन से ग्रह से आता है, कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? सैटर्न को, नॉट सैटर्न। जो वॉयलेट कलर है वो शनि का कलर है, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो इंडिगो कलर है, इंडिगो कलर शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र का है। इसके बाद ब्लू कलर आता है, कोई बता सकता है ब्लू कलर किसका है? ब्लू कलर जुपिटर का है। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि ब्लू जुपिटर का कलर कैसे, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन होके आता है, जो कॉस्मिक कलर है, कॉस्मिक एनर्जी जो मिल रही है अपन को, वो ग्रहों की सूर्य की रश्मि से मिल रही है, बाकी उनका कुछ ऑन कलर नहीं है। समझे आप लोग? सर ये तो नोट्स क्या हमें है जी, कौन बोला? नोट्स भी मिलेंगे क्या चंद्रभान बोलो सर? हाँ, पूरा पूरा मिलेंगे, पूरे नोट्स मिलेंगे जी जी ठीक, और रिकॉर्डिंग मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं आपको एस्ट्रोनॉमी की तरफ ले जा रहा हूँ। ओके अभी मैं नाड़ी पर आया ही नहीं हूँ, मैं कर्म जी जी सिद्धांत पे आया ही नहीं हूँ अभी। जी आज सर सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। आज केवल राइट इंट्रोडक्शन क्लास है। जी मैं ग्रहों को उस पर लेके आता हूँ आप लोगों को कि पंचांग है क्या, अपन पंचांग कैसे देखते हैं, अपन पंचांग क्या चीज है, पंचांग क्यों देखते हैं, पंचांग से ही प्रिडिक्शन क्यों निकल जाते हैं। राइट मैं तो आपको एक बात बोलता हूँ कि लग्न कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं, पंचांग आपको सब बता देगा। इसको मैं प्रूव करना चाहता हूँ, ये एस्ट्रोनॉमी है। जी तो जो ब्लू कलर है वो जुपिटर का है। मैंने एक बहुत बड़े व्यक्ति को, मैंने जुपिटर को मिडिल फिंगर में पहने हुए देखा। मैंने पूछा उनसे, मुझे बोला कि बच्चा बहुत लंबी कहानी है ये, एस्ट्रोनॉमी है ये, और इसके जो इफेक्ट आएंगे अगर मिडिल फिंगर में अगर जुपिटर को पहना जाता है, तभी आप देखिए कि भगवान कृष्ण जो है वो पीताम्बरी धारण करते हैं। और पीताम्बरी अगर किसी ने कोई देखा हो, आप लोगों में इतने अच्छे बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर किसी ने पीताम्बरी का रंग देखा हो तो ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन, दैट इज जुपिटर। भगवान कृष्ण जो है पीत वर्ण पहनते थे, लेकिन हाथ में पीताम्बरी पहनते थे मिडिल फिंगर में। और मैंने ये बहुत बड़ा टेस्ट भी किया है और उसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त आए। मिथुन लग्न की कुंडली, कल एक मेरे से बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बात कर रहे थे, मैं कल एक वेबिनार में था और प्रोफेसर साहब भी वेबिनार में थे। एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ने मुझसे पूछा कि मिथुन लग्न और कन्या लग्न में जो है वो कि द्विज स्वभाव लग्न में सप्तम भाव बाधक बनता है, परफेक्ट। और सरलग्न की कुंडली में 11वां भाव बाधक बनता है और स्थिर लग्न की कुंडली में 9वां भाव बाधक बनता है।
ये सूत्र है वैदिक का। तो अगर मिथुन लग्न की कुंडली में और कन्या लग्न की कुंडली में गुरु बाधक बन गया, परफेक्ट। उसमें लेकिन आप जुपिटर पहना नहीं सकते, क्योंकि जुपिटर तो योग कारक नहीं होता, तो नुकसान कर देगा। लेकिन अगर पीताम्बरी पहनाई जाती है तो जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, और मैंने ट्राई किया है, और ऐसे लोगों पर ट्राई किया है जिनके पास अथाह पैसा आया। क्योंकि सप्तम भाव क्या है, बिजनेस का भी है, पार्टनरशिप का भी है, और जिनकी शादी टूटने वाली थी वो बच गई, क्योंकि सेवंथ हाउस बाधक था। उसको जैसे ही परफेक्ट किया, जबरदस्त रिजल्ट मिले। क्योंकि लेकिन तुला लग्न की कुंडली में आप किसको ट्राई नहीं कर सकते। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, शायद आप लोगों को तो पता ही होगा, बाधक ग्रह अगर लग्न में बैठ जाता है, बड़ा सुनना आप ये बात, बाधक ग्रह जैसे तुला लग्न की कुंडली में 11th हाउस बाधक बनता है, और 11th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में बैठ जाए, उसके 99% रिजल्ट अच्छे नहीं होते। क्या अच्छे होते हैं बताइए आप लोग। आप लोग सिर्फ अंगूठा दिखाइए मुझे कि होते हैं या नहीं होते। बाधक ग्रह अगर लग्न में बैठ जाता है तो अच्छा इफेक्ट देता है या नहीं देता। अच्छा इफेक्ट देता है। लेकिन तुला लग्न की कुंडली में सूर्य योग कारक नहीं होगा और नीच का हो जाएगा, वो नुकसान कर देगा। नुकसान मीन्स कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो अपन को किसी भी कुंडली को देखने के लिए काफी अंदर जाना पड़ता है। मैं अभी नाड़ी पर आया ही नहीं हूँ, सिर्फ अपन एक एस्ट्रोलॉजी की अभी केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप लोग ये देख सकें। अब अपन आगे चलते हैं। ग्रीन कलर मरकरी का है। येलो कलर बता सकता है कोई किसका है, कौन से प्लेनेट से आता है रिफ्लेक्ट होके। येलो कलर जो पृथ्वी पर आता है, येलो कलर आता है मंगल से। नोट कर लीजिए। इसके बाद ऑरेंज कलर कोई बता सकता है, ऑरेंज कलर कौन से प्लेनेट से आता है। ऑरेंज कलर आता है चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा जो है स्टार है। और रेड कलर इटसेल्फ सूर्य है, और जो इंफ्रारेड जो है वो केतु है। तो अल्ट्रावायलेट जो है आपके, वो राहु है। इंफ्रारेड जो है वो केतु है। जिनकी कुंडली में राहु खराब होगा, उनका स्टार्टिंग ऑफ वर्क हमेशा खराब जाएगा। जिनका कुंडली में केतु खराब होगा, उनका लाइफ में जो भी कार्य होगा उसका एंडिंग खराब होगा। तो है आपके यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति जिसका राहु और केतु खराब हो? जिनका, वापस सुन लीजिए, राहु जिनका खराब होगा उनका स्टार्टिंग जो है वर्क हमेशा अच्छा नहीं जाएगा। जिनका केतु खराब होगा उनका काम का एंडिंग हमेशा खराब होगा। और एक और चीज बता दूं, एक राहु और केतु के साथ में कोई भी ग्रह अगर बैठ जाता है तो वो राहु और केतु उसको शक कर लेते हैं। जैसे राहु के साथ शनि की युति हो, अगर किसी के आप लोगों में से है, या किसी ने आप लोगों ने चार्ट भी कई देखे होंगे, राहु और शनि की अगर किसी की युति है तो 33 से साल तक उसको प्रोफेशनल सेटलमेंट कभी नहीं मिलेगा। किसी ने देखा है ऐसा चार्ट कोई? और एक्सट्रीम 35 to 39 वो व्यक्ति का जीवन खराब रहेगा। तो मैं बाद में बताऊंगा कि इसमें अपन को 33 ही क्यों बोला, 35 से 39 ही क्यों बोला, ये भी मैं आपको बताऊं। अगर केतु किसी के में खराब है तो उसका काम का एंडिंग बड़ा खराब जाएगा। मतलब वो काम या तो आधे रास्ते में रुक जाएगा, या एंड होगा ही नहीं वो काम ढंग से। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके राहु केतु में कोई दिक्कत हो? अब मैं एस्ट्रोलॉजी पे आता हूँ। एस्ट्रोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड है ना। मैं एस्ट्रो का मतलब स्टार है,
और लॉजिक का मतलब स्टडी है। तो जो स्टार की स्टडी है वो एस्ट्रोलॉजी है, और अपन जो ज्योतिष जो है वो लैंग्वेज ऑफ कर्मा है। अपन जो कर्म करके आए हैं उसको अपन, जो भी अपन पिछला अपन अपना जो पिछला जन्म है जो अपन भोग के आए हैं उसके इस जन्म में जो अपन कर रहे हैं वो उसको केवल अपन भोग रहे हैं, वो ज्योतिष है। उसको मैं प्रूव करूंगा आपको कि पिछले जन्म के जो भी अपन कर्म करके आए हैं वो अपन कैसे इस जन्म में पूरा करते हैं, कैसे भोगते हैं, और कैसे वो चीज रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि जन्म किसी का अपने हाथ में नहीं है। मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ। जो लोग आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, मैं तो खैर रिफ्यूज़ करता हूँ इन चीज़ों को, मैं नहीं करता। मैं प्रकृति के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करता, और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कर्मास आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए, क्या होता है कि डिज़ाइनर बेबी आजकल बनने लगे हैं कि इतने बज के इतने मिनट का आप बच्चा पैदा कर दीजिए, तो वो बच्चे को, मतलब आप प्रकृति के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हैं तो वो उसके इफ़ेक्ट काफ़ी खराब होंगे। क्योंकि जन्म जो है, भगवान ने केवल 5 चीज़ें अपने हाथ में रखी है, और उसको कभी भी अपने हाथ में अपन को नहीं लेना चाहिए। जन्म, मरण, मरण, मरण मीन्स शादी। शादी भी अपने हाथ में नहीं है, ये लिखी होगी, ज़रूर होगी। और जोड़े जोड़े जो हैं, मतलब आपका पार्टनर जो है निश्चित है, इस पृथ्वी पर आ चुका है और आपको ज़रूर मिलेगा, वो ही मिलेगा। और एक हानि लाभ, आपके जो भी कभी कोई लॉसेस हो गए तो अपने हाथ में नहीं है, इसलिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लाभ अगर कोई हो गया तो इसलिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल कंडीशन में रहें, और एक अप अपश अपयश और यश, ये भी विधाता के हाथ में है। उसके लिए भी अगर आपका कोई भी बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत अच्छा आप पद पर पहुँच गए, आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल गया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। और कभी कोई आपको डिमोशन मिल गया, तो उसके लिए भी कभी आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विधाता के हाथ में है। तो कभी भी मैं सबको आपको ये बोलता हूँ कि ज्योतिष में कभी भी प्रकृति के अगेंस्ट कभी नहीं काम करें। डिज़ाइनर बेबी जो बनाते हैं, मैं तो रिफ्यूज़ करता हूँ। मुझे तो एक ऐसे व्यक्ति ने एक बार मुझे पास फ़ोन आया, सर बहुत बड़े व्यक्ति हैं, नाम मैं नहीं बताऊँगा, कि सर आप बच्चे की कुंडली मंगलिक की नहीं है और ये बहुत बड़ा रिश्ता आया है आपका, तो मंगलिक बना सकते हैं क्या आप? मैंने कहा कैसे पॉसिबल है? मैं नहीं बनाऊँगा, आप किसी और ज्योतिष से कंसल्ट कर लीजिए। तो नहीं, मैं आपको आपकी फीस से तिगनी फीस दूँगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं ये काम नहीं करता और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये कर्म आपके पास लौट कर आते हैं। अगर आपने किसी भी काम को प्रकृति के अगेंस्ट किया तो ये हमेशा प्रकृति आपको उसका रिजल्ट ज़रूर खराब देगी। ठीक है, अब आगे आगे चलते हैं अपन। तो देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बोलता हूँ कि लॉजिक से चलेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपन को विंशोत्तरी महादशा जो है वो 120 साल की होती है। इसमें निश्चित है कि जैसे सूर्य की 6 साल की है, चंद्रमा की 10 साल की है, केतु की 7 साल की है, मंगल की 7 साल की है, शुक्र की 20 साल की है, राहु की 18 साल की है। ये सभी चीज़ निश्चित है। 16 साल की जुपिटर की है, 17 साल की बुध की है। तो 120 साल टोटल बनता है विंशोत्तरी दशा के। अभी मेरे एक साथी यहाँ पर हैं, जिन्होंने मुझसे किसी एक महादशा के बारे में पूछा था। मैंने बोला था कि महादशा ये नक्षत्र की महादशाएँ हैं। उसका भी एक आपको मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। अगर मेष राशि का किसी का जन्म है, तो उसमें देखिए, मेष राशि में जन्म लेने वालों को एक राशि में 9 नक्षत्र, मतलब 3 नक्षत्र होते हैं, उसके 9 चरण होते हैं। तो पहले केतु का नक्षत्र होगा, अश्विनी नक्षत्र होगा, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, और कृतिका का 1 चरण मिला के आपकी मेष राशि बनेगी। तो उसमें तीनों के गुण मिलेंगे आपको। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि अगर किसी का मेष राशि का प्रथम चरण है, मतलब अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण है, तो 4 नक्षत्र उसके, एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए आपके
अश्वनी के, 4 चरण हो गए भरणी के और 1 कृतिका का। इस तरह के हर एक राशि में, हर एक उसमें नक्षत्र में आपको 9 चरण मिलेंगे। एक जो होता है राशि वो 30 डिग्री की होती है, एक नक्षत्र जो होता है वो 13.20 डिग्री का होता है। इस तरह से इनके सभी के विभाजन अपन को पता होना चाहिए और ये सभी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 13-20 डिग्री पर ही होते हैं, इनके आगे पीछे की कड़ी भी रहती है। अगर सर्वतोभद्र चक्र या अपन उसकी अगर वो कंडीशंस को देखते हैं तो इसमें ऊपर नीचे की स्थिति चलती है ना? उसमें जैसे शुक्र को छोड़ के, शुक्र 60 डिग्री ऊपर नीचे चलता है, बाकी सभी ग्रह जो है, शुक्र 9 डिग्री तक भी जा सकता है, बाकी सभी जो ग्रह हैं वो 60 डिग्री ऊपर नीचे होते हैं, जिसको उत्तर क्रांति और दक्षिण क्रांति बोलते हैं। क्या तो फिर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो सर आ रही है जी 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 सर आ रही है। हाँ आ रही अब है। आप देखिए, हाँ अब देखिए सन और मून जो है, मून भी चलता है, मतलब पूरे एक वर्ष में 1 डिग्री चलता है। कभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब 60 साल का व्यक्ति होता है तो उसकी तिथि बदल जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 60 साल का है, मेरे हिसाब से तो एक राव साहब होने चाहिए बस, बाकी तो कोई होगा नहीं। तो आप भी हैं तो आपकी भी तिथि बदल जाएगी। मैं तिथि शून्य बताऊंगा, तिथि शून्य के क्या इफेक्ट है। अब चंद्रमा की जो 12 डिग्री का एक दिन में 12 डिग्री चलता है चंद्रमा, और वो ही तिथि है। चंद्रमा की जो चाल है, जिसको चंद्र दिन भी बोलते हैं, तो वो 12 डिग्री एक दिन में चलता है। 2.25 दिन में अपनी यात्रा एक राशि पर चलायमान करता है, और जो चलता है 12 डिग्री वो ही एक तिथि है। चंद्रमा एक तिथि में 12 डिग्री एक दिन में चलता है, और उसके 2 भाग कर दो, 6 डिग्री और 6 डिग्री, वो कर्ण है। मैं पंचांग पर आ गया हूँ। पंचांग के 5 भाग है, एक तिथि, एक वार, एक नक्षत्र, एक योग और एक करण। शर्मा जी आप लेट हो गए। देखिए किसी भी पंचांग के 5 भाग हैं, एक तिथि, एक योग, एक करण, एक नक्षत्र और एक वार। ठीक है, इन पांचों को मिलके आपका पंचांग बनता है। और जो चंद्रमा की चाल है 12 डिग्री, वो तिथि है, और उसके 2 टुकड़े कर दो, 6 डिग्री और 6 डिग्री, वो करण है। एक तिथि में 2 करण होते हैं। करण जो है 11 तरीके के करण होते हैं। आज आप सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अपन डिटेल्स में कहीं नहीं जा रहे हैं अभी। आज अपन केवल आज अपन इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं। ठीक है, योग जो है वो 27 है, जैसे अपने नक्षत्र 27 है, लेकिन 28वां नक्षत्र भी एक लिया गया जो उत्तरा भाद्रपद और श्रवण नक्षत्र के बीच का नक्षत्र है। उसमें कुछ अंश उत्तरा भाद्रपद से लिए गए, सॉरी उत्तरा भाद्रपद नहीं, उत्तराषाढ़ा से, और कुछ श्रवण से लिए गए, और उसको एक अभिजित बनाया गया। जैसे अभी आज एक कॉन्ट्रैक्ट एक बात चल रही थी कि 12 तारीख को आप मना सकते हैं रक्षाबंधन। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिनको पंचांग का ज्ञान नहीं है, उनको 12 तारीख को, मतलब 12 तारीख को कभी भी रक्षाबंधन नहीं मनाएं, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए 3 मुहूर्त चाहिए। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और ये तो 7:15 पे, 7:05 पे खत्म हो जाएगी पूर्णिमा। तो 3 मुहूर्त बन ही नहीं सकते 48 मिनट के। 12 तारीख को कैसे रक्षाबंधन हो जाएगी? हमेशा रक्षाबंधन जो है भद्रा से बाद होती है, तो 7:52 के बाद में, रात्रि में, और ये 8:52 के बाद में ही आप रक्षाबंधन मनाएं तो अच्छा रहेगा। उस रोज पूर्णिमा भी है और भद्रा भी खत्म हो जाएगी, तो मुहूर्त भी रहेगा, क्योंकि
अर्धरात्रि तक 3 मुहूर्त 48-48 मिनट करें। और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए 3 मुहूर्त होना जरूरी है। चलिए, ये खैर दूसरी बात है, आप इस पर डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। तो देखिए, 7 वार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इनकी अगर मानसागरी से अगर किसी ने अगर पढ़ा है मानसागरी को, मैं आयु का निर्णय लगता है, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और इसमें मैं आपसे प्रॉमिस दूंगा, कोई भी व्यक्ति अपनी आयु कभी नहीं निकालेगा। मैं आयु के तथ्य बताऊंगा कि आयु निकाल सकते हैं अपन। और उसमें भी दूसरा जो टूल है, मध्यम अल्पायु, मध्यम आयु और पूर्ण आयु, उसका टूल भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको भी कैसे निकाला जाता है ना। और उसमें लग्नेश का और अष्टमेश का बहुत ज्यादा, जैसे एक उदाहरण बता दूं आपको, अगर किसी का लग्नेश अष्टमेश में नीच का होके बैठा है तो अल्पायु 100% होगी। सर एक बार रिपीट कीजिए। अगर किसी का चंद्रमा, जैसे कर्क लग्न की कुंडली है और अष्टम भाव में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ, सॉरी, कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा नीच का नहीं हो सकता। अगर किसी लग्नेश अगर नीच का बैठा हुआ अष्टम भाव में, तो व्यक्ति की आयु कम होगी, अल्पायु होगा। तो मैं खैर आयु सिद्धांत पर जब आएंगे, मैं आपको आयु पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको 2 टूल ऐसे बताऊंगा जिसमें आप आयु का निर्धारण कर सकते हैं। और वो आयु का निर्धारण व्यक्ति को तभी करना चाहिए, कोई ऑन डेथ बेड है या कोई बुजुर्ग आदमी है। एक अमेरिका की एक बच्ची थी, इसके प्राण नहीं निकल रहे थे, मैंने बताया था कि इतने बज के इतने मिनट पे जाएगी, और वो गई। एक जयपुर में भी एक ऐसा हुआ कि मैं किसी के साथ गया हुआ था हॉस्पिटल। और प्रश्न कुंडली से भी अपन निकाल सकते हैं, फिर अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अपन जब काल निर्णय पर आएंगे तो उस समय मैं आपको दोनों टूल सिखाऊंगा। और दोनों टूल से अपन काफी हद तक किसी चीज पर पहुंच सकते हैं। तो वार हो गया, उसके बाद नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, आप लोगों को सबको पता है 27 नक्षत्र हैं। इसमें अश्वनी से लेके, और अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, इसमें आपको इतना याद होना चाहिए कि आप इमीडिएट बता सकें कि कौन से नंबर का नक्षत्र है। तो अपन को इतना जबरदस्त याद होना चाहिए कि आप इमीडिएट बता सकते हैं कि कौन से नंबर का। जैसे कोई भी मैं पूछूं आपसे कि अश्लेषा कौन से नंबर का नक्षत्र है, आप खट से बताएं कि 9 नंबर का नक्षत्र है। मैं पूछूं चित्रा कौन से नंबर का है, तो आप बोले 14 नंबर का है। मैं बोलूँ मूल कौन से नक्षत्र का है, नंबर का है, तो आप बोले कि 19 नंबर का। इतना अगर आपको याद हो गया, और इसमें मैं आपको ताराबल भी सिखाऊंगा कि ये नौ के आप जैसे अश्वनी से लेकर पहले अश्लेषा तक लिख लें, फिर मघा से लेके और ज्येष्ठा तक लिख लें, फिर मूल से लेके और रेवती तक लिख लें। इसलिए 9 पार्ट कर लें, और इनको अगर केक की तरह अपन काटते हैं तो तारा बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अश्वनी, मघा और मूल जो है केतु के नक्षत्र हैं। भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वाषाढ़ा ये शुक्र के नक्षत्र हैं। उसके बाद कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तराषाढ़ा ये सूर्य के नक्षत्र हैं। उसके बाद रोहिणी, हस्त और श्रवण जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र हैं। उसके बाद मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल के नक्षत्र। एक बात मैं और बीच में आपको ले जाऊंगा कि अपन अभी देखिए धनुष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा है उस रोज 12 तारीख को। ये भी अगर तीनों अपन को वो अगर वो मिलती, 3 मुहूर्त भी मिल जाते, तो भी अपन को नहीं कर सकते थे अपन उसको रक्षाबंधन। क्योंकि धनिष्ठा में जब चंद्रमा होता है तो कभी भी रक्षाबंधन नहीं मनाना, कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। फिर वो अपन आगे पंचांग की जब क्लास होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मुहूर्त में कैसे अपन, आपने अगर कई लोगों ने मुहूर्त चिंतामणि भी पढ़ी होगी, उसमें भी काफी चीज डिटेल में दिया हुआ है। इसके बाद जो राहु के नक्षत्र जो है वो आद्रा है, स्वाति है और शतभिषा है। इसके बाद जो गुरु के नक्षत्र हैं पुनर्वसु है, विशाखा है, पूर्वा भाद्रपद। इसके बाद शनि के जो है पुष्य है, अनुराधा है और पूरा उत्तरा भाद्रपद है। इसके बाद बुध के जो है अश्लेषा है, ज्येष्ठा और रेवती है। इसमें जो बुध के नक्षत्र और
केतु के जो नक्षत्र है वो गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं। इसमें भी 5 नक्षत्र होते हैं, लेकिन 6 नक्षत्र बोला मैंने, उसमें ज्येष्ठा और मघा के 2-2 चरण लिए जाते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा ये सब बातें कि मघा के 2 चरण लिए जाते हैं, ज्येष्ठा के भी 2 चरण लिए जाते हैं। इसके बाद 5 नक्षत्र जो हैं, धनिष्ठा से रेवती, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जो वो है वो पंचक नक्षत्र वो, ठीक है। और ये 13.20 डिग्री का एक नक्षत्र होता है। इसी तरह इन नक्षत्रों के भी कुछ स्वामी हैं, जैसे अश्विनी नक्षत्र का अश्विनी कुमार हैं, भरणी के यम हैं, कृत्तिका के अग्नि हैं, रोहिणी के ब्रह्म हैं। अपन जब के नक्षत्र के पर आएंगे तो व्यक्ति में वैसे आपको वो मिलता है, नेचर मिलती है। जैसे पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र को अच्छा नक्षत्र माना गया है, क्योंकि आपको पता है पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी कौन है, गुरु है, इसलिए उसको अच्छा माना गया है। ये गुरु पुष्य नक्षत्र जब होता है तो अच्छे कार्य और स्वर्ण खरीदने का प्रचलन है देश में, पूरे विश्व में। तो कृतिका की अग्नि है, रोहिणी के ब्रह्म है, वृक्षिरा के चंद्रमा है। ये सब नोट्स मिलेंगे आपको, कोई चीज नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सभी नोट्स मिलेंगे आपको। तो सुनिए, आद्रा के रुद्र हैं, पुनर्वसु के अदिति हैं, कुश नक्षत्र के गुरु हैं, अश्लेषा के सर्प हैं। भी अश्लेषा नक्षत्र में जो है वो सर्प का नक्षत्र है और उसको गंडमूल नक्षत्र भी मानते हैं। गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने वाले विलक्षण बुद्धि के होते हैं। अपने यहाँ पर भी एक हमारे मेरे परम मित्रों में से हैं, क्लास में भी आज शर्मा जी, गंडमूल नक्षत्र के हैं, मूल नक्षत्र के हैं वो, और विलक्षण बुद्धि प्रतिभा के होते हैं। मेरे बड़े भाई भी हैं, जो मेरी पत्नी भी थी, जो गोल्ड मेडलिस्ट थी संस्कृत में। तो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, क्योंकि कोई चीज जो खराब होती है वो हमेशा अच्छी होती है। आपको एक और चीज बता दूं, आपने कुंडली मिलान तो बहुत किया होगा। कुंडली मिलान में मंगलिक योग जो है सबसे अच्छा योग है। आप देखिए कि जिनकी कुंडली में मंगलिक योग है उनके डिवोर्स कम होंगे, देख लेना आप। आज तक की मेरी केस स्टडी, मैं करीबन शायद मेरे ख्याल में अभी तक 5 लाख कुंडलियां देख चुका हूँ। मैं 100% जो मंगलिक होगी उनमें जो डिवोर्स की रेट है वो मिनिमम है। अब आपके आसपास भी अगर कोई डिवोर्स हुआ तो मंगलिक नहीं होंगे। मेरी स्टडी है ये। खैर, पूरा भाद्र मघा, मघा के पितृ हैं, पूरा फागुनी के भग हैं, पूरा फागुनी के अर्थमा हैं, हस्त के सूर्य हैं, चित्रा के विश्वकर्मा हैं। तो चित्रा नक्षत्र जिनका भी होता है वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, जैसे मैं हूँ। चित्रा नक्षत्र का तीसरा चरण है, नाम भी राघव ही है, राप ही नाम होता है। तो जो लोग, मतलब नक्षत्र का प्रभाव भी बहुत ज्यादा व्यक्ति पर आता है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। किसी भी नक्षत्र का होगा, जैसे मैंने बताया कि मूल नक्षत्र के विलक्षण बुद्धि के होते हैं, तो अपने यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। इसके बाद अभिजीत के विधि हैं, विशाखा के स्वाति के वायु हैं, विशाखा के इंद्र हैं, अनुराधा के मित्र हैं, ज्येष्ठा के इंद्र हैं, मूल के त्रिणति हैं और पूर्वाषाढ़ा के जल हैं, उत्तराषाढ़ा के देवा हैं। जिनका पूर्वाषाढ़ा का नक्षत्र है वो बड़े एडजस्टिव नेचर के होते हैं। तो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का अपने यहाँ पर, फिर अपन बाद में बात करते हैं संदर्भ में। अभिजीत के विधि हैं, श्रवण के विष्णु हैं। श्रवण नक्षत्र जिनका होता है वो बड़े प्रतिभाशाली होते हैं और थोड़े से स्पिरिचुअल भी होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं। धनिष्ठा के वायु हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में जिनका भी जन्म होता है वो फास्ट मूविंग होते हैं, बहुत बड़े, मतलब एक्टिव बहुत होते हैं। सब दिशा के वरुण हैं, पूर्वा भाद्रपद के अजैत पाद हैं, उत्तरा भाद्रपद आदित्य अदुग्न है और रेवती के पुषा है। तरह से इनके सभी के देवता हैं और उस पर ये जो देवता हैं ये आपके करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को भी बताते हैं। अब जो आपकी तिथियां हैं, जैसे प्रथमा से लेके और
आपके अमावस्या और पूर्णिमा तक जो तिथियां होती है वो एकम, इसको प्रतिपदा भी बोलते हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा, ये 30 तिथियां हैं। परफेक्ट। ये 30 तिथियों में दग्धा तिथि होती है। मेरे साथ आज हमारे क्लास में वो भी हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं। तो दग्धा तिथि जो होती है, जिसको तिथि शून्य भी बोलते हैं, किसी की प्रथमा अगर तिथि है तो 7 और 10 तिथि शून्य बनती है। 7 मीन्स सप्तम भाव भी हो गया, दशम भाव भी हो गया, और लग्न से सप्तम और दशम भी हो गया। ठीक है। तो जैसे किसी की तो तुला राशि और मकर राशि, ये भी दग्धा तिथि बन, तो वो अच्छा वर्क नहीं करती। मतलब जिनके प्रतिपदा का जन्म है, उनका 7 और 10 या तो मैरिज मैरिज प्रॉब्लम होगी, या कोई कर्म भाव में कोई प्रॉब्लम आएगी। जैसे द्वितीया का जन्म होता है, उनके 9 और 12 तिथि शून्य बनती है, मतलब पिता की संपत्ति नहीं मिलती। द्वितीया का जिनका जन्म होता है, क्योंकि 9 और 12 तिथि शून्य, 9 क्या है, पिता का घर है, 12 क्या है, हानि है, पिता से हानि, या तो पिता की मृत्यु जल्दी हो जाएगी, या पिता की संपत्ति नहीं। तृतीया में जो तिथि शून्य बनती है, 5 और 10 बनती है। मैंने नोट्स भेजे थे, आप लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़े थे आज नोट्स? मैंने आप लोगों को एक टेलीग्राम पे ऐड किया था, सभी को बड़े टाइमली ऐड किया था सुबह, तो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। उसमें भी मैंने तिथि शून्य का पूरा वर्णन किया है। तो तिथि शून्य जो है, वो तृतीया में 5 और 10, तृतीया का जिनका जन्म है, उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, बच्चों की तरफ से उनको टेंशन रहेगी, और कर्म स्थान में भी कभी कभी दिक्कत आती है, क्योंकि दशम भाव जो है वो कर्म भाव है। इसके बाद चतुर्थी का जो जन्म है जिनका, उनका 2 और 11 तिथि शून्य, जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। दूसरा, उनको अपने वाणी पर संयम नहीं होता। और दूसरा, देखिए दूसरा भाव क्या है, वाणी, धन और कुटुंब, इसमें उनको दिक्कत आती है। उसके बाद पंचमी का जन्म होता है, उनको 3 और 6 तिथि शून्य बनती है। तो तीसरा भाव क्या होता है, कम्युनिकेशन है, पड़ोसी है, छोटा भाई बहन, क्या तो होंगे नहीं, अगर है तो बनती नहीं, पड़ोसियों से नहीं बनती, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। छठा भाव क्या है, आपके ऋण रोग शत्रु है, ऋण लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, शत्रु बहुत होते हैं, अज्ञात शत्रु भी हो सकते हैं। और छठा भाव क्या है आपका, जॉब भी है, सर्विस भी है, उसमें भी दिक्कत आती है। इसके बाद जो षष्ठी तिथि है, उसमें तिथि शून्य 1 और 5 बनती है, मतलब लग्न और पंचम भाव, बच्चों की तरफ से दिक्कत रहेगी, या पढ़ाई में दिक्कत आएगी। और लग्न क्या है, आपकी पर्सनैलिटी में भी कभी कभी कोई मतभेद आए, या कोई कलंक लगे, या कोई ऐसी बात होगी। पत्नी का जन्म होगा उनका 4 और 9, पत्नी के जन्म वाले बच्चे 4 और 9 मीन्स माता और पिता से दूर रहते हैं, या माता पिता का उनको प्यार नहीं मिलता, मतलब बचपन से ही उनको हॉस्टल में डाल दिया जाता है। ऐसा एक उदाहरण मैंने देखा, एक दिल्ली के पास एक जगह है अमरोहा, वहाँ के एक मेरे मित्र हैं, उनके जुड़वा बच्चे हुए, दोनों हॉस्टल में रहते हैं, दोनों का सप्तमी का जन्म है, दोनों बचपन से ही हॉस्टल में रहते हैं। क्योंकि वो, ये मैंने बताया आपको कि जो पंचांग जो है, ये व्यक्ति का कर्म, मतलब पूर्व जन्म कृत कर्म से व्यक्ति पैदा होता है। और एक और चीज मैं बताऊंगा आपको कि 1 से लेकर 144 वर्ष तक व्यक्ति मनुष्य जन्म ले सकता है, 1 से और 144 तक, एक जन्म भी हो और 144 तक भी जन्म हो, उसको भी अपन देख सकते हैं किसी के भी चार्ट में कि कौन सा जन्म है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, अपन आगे चलेंगे। इसके बाद अष्टमी में हो, तिथि शून्य 3 और 6 बनती है। तो तीसरा भाव मैंने बताया था कि छोटे भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है, पड़ोस का है। छठा भाव जो है ऋण रोग शत्रु का है। रोगी भी आदमी जिनका अष्टमी का जन्म होता है, उनको रोग भी कभी कभी परेशान करता है।
या ऋण की बहुत आयत होती है, या शत्रु ज्यादा होते हैं, या नौकरी करते हैं तो नौकरी में दिक्कत आती है। नवमी का जन्म होता है उनकी 5 और 8 तिथि शून्य बनती है। नवमी का जिनका जन्म होता है वो पिता की मृत्यु के साक्ष्य नहीं बनते। शर्मा जी हैं अपने नवमी का जन्म है, उनका साथ ऐसा हुआ और ऐसा होता है। तो सबसे बढ़िया उदाहरण है रामचंद्र जी। रामचंद्र जी दशरथ के पिता, उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब नहीं आ पाए क्योंकि नवमी का जन्म था। तो ये जो तिथि है इससे अपन इमीडिएट अपन बता सकते हैं व्यक्ति का कि ऐसा हुआ है। इसको दग्गा तिथि भी बोलते हैं और तिथि शून्य भी बोलते हैं। लक्ष्मी का जन्म जिनका होता है उनका 5 और 8 तिथि शून्य बनती है। मतलब पंचम भाव आपका पढ़ाई का भाव है, संतान भाव है, ठीक है। और अष्टम क्या है? रोग है, ससुराल है, ऑकल्ट है। एकादशी का जन्म होता है वो 9 और 12 तिथि शून्य है की संपत्ति। मेरे को 60 साल बाद मिली, क्योंकि 60 साल मैंने बताया था अभी आपको 2 मिनट पहले, 60 साल बाद तिथि बदल जाती है। मेरा एकादशी का जन्म है, मेरी तिथि बदल के द्वादशी की तिथि हो गई, जिसमें 7 और 10 तिथि चुनी। 60 और 10 मेरे को प्रॉब्लम है। 60 साल के बाद रिटायर्ड हुआ, 10वां खराब हो गया। तब मेरी पत्नी की डेथ हुई 60 के बाद, वो खराब हुआ सब। ये सब प्रारब्ध के आपके चीजें हैं। तो ये आप लोगों को पहली बार शायद पता लगा होगा कि व्यक्ति की तिथि बदल जाती है 60 साल बाद, क्योंकि सूर्य जो है 1 डिग्री चलता है 1 साल में। आप लोगों को कितने लोगों को पता था ये कि 60 साल बाद तिथि बदल जाती है? चलिए, द्वादशी में 7 और 10 बनती है तिथि शून्य। 7 आपका आपका पत्नी भाव है, पार्टनरशिप है, और 10वां भाव कर्म भाव है। त्रयोदशी में 2 और 5 तिथि शून्य बनती है। 2 का आपका मैंने बताया था धन भाव है, तुम भाव है और वाणी भाव है। और पंचम भाव जो है आपका पढ़ाई का है और आपके बच्चों का है। चतुर्दशी में 3, 6, 9, 12 तिथि शून्य बनती है। तो चतुर्दशी का जन्म वालों को बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। और अमावस्या पूर्णिमा में कोई तिथि शून्य नहीं होती, लेकिन अमावस्या पूर्णिमा का जिनका जन्म होता है उनकी चार्ट चेंज हो जाती है। ये भी आप लोगों को शायद पहली बार आप लोगों ने सुना होगा कि चार्ट चेंज हो जाता है, व्यक्ति का लग्न बदल जाएगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लग्न बदलता है। कोई है यहाँ पर? सर चतुर्दशी रिपीट करेंगे? चतुर्दशी में 3, 6, 9, 12 तिथि शून्य बनता है। मतलब तीसरा हाउस में तिथि शून्य, फिर 6th हाउस में तिथि शून्य, 9th हाउस में तिथि शून्य और 12वां हाउस में तिथि शून्य। और अमावस्या पूर्णिमा में लग्न चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा। शायद मेरे ख्याल में 90% एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता कि 10% की बात तो नहीं करता, क्योंकि विद्वान बहुत है। और ये जो पंचांग की जो मैं क्लास नॉर्थ इंडिया में शायद अकेला हूँ, इसमें तिथि लग्नेश बदल जाएगा और लग्नेश बदलने से आपकी पूरी चार्ट ही चेंज हो जाएगी। अमावस्या पूर्णिमा में कोई भी दग्धा तिथि नहीं होती, तिथि शून्य नहीं बनता। अब अपन योग पर आते हैं। योग भी 27 है। 27 योग में जो है विषकुंभक से लेके और वैधृति तक, ये भी 13.20 डिग्री का होता है। इसमें विषकुंभक है, प्रीति है। इनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे। इवन ये तक याद करना पड़ेगा कि जैसे मैंने पूछा कि अतिगंड कितने नंबर पे है, तो आप खट से बता दें 6 नंबर पे। पहला विषकुंभक है, फिर प्रीति है, फिर आयुष्मान है, फिर सौभाग्य है, फिर शोभन है, फिर अतिगंड है, फिर सुकर्मा है, फिर धृति है, फिर शूल है, फिर गंड है, फिर वृद्धि है, फिर ध्रुव है, फिर व्याघात है, फिर हर्षल है, फिर वज्र है, फिर सिद्धि है, फिर व्यतिपात है, फिर वरियान है, फिर परिघ है, फिर शिव है, फिर सिद्ध है, फिर साध्य है, फिर शुभ है, शुक्ल है, ब्रह्म है, इंद्र है, वैधृति है। और इनकी हर एक की एक प्रॉपर्टीज है, वो व्यक्ति कैसा होगा, और वो 100% मिलेगा। मैं आप लोगों में से टेस्ट करूंगा और वो 100% मिलेगा। व्यक्ति वैसा की वैसा
उसकी नेचर और उसके साथ में वो काम हुआ होगा। आप लोग ये कैसे देखेंगे ये भी बता देता हूँ पंचांग को। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद में आपको एक पर्सनल डिटेल्स पर जाना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स में आपको इमीडिएट पता लग जाएगा कि पंचांग में क्या क्या चीजें वहां पर लिखी हुई है। आपको सब चीजें मिलेगी, वार मिलेगा, आपका नक्षत्र मिलेगा, आपका योग मिलेगा, आपका करण मिलेगा और आपका तिथि मिलेगी। ये सब अपन को मिलने के बाद में अपन उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि व्यक्ति के बारे में अपन को सारे प्रिडिक्शन आपको पंचांग से ही कर सकते हैं। करण के बारे में आपको बता देता हूँ। करण जो है एक तिथि में 2 होते हैं। इसमें भव, बालव, कौलव, तैतिल, गर्भ, वर्ण और विष्टि। ये 4 करण, जो 7 करण जो हैं ये चरकरण हैं और शकुनी, चतुष्पाद, नाग, केतुग्न, ये 4 करण जो हैं स्थिर करण है। स्थिर करण हमेशा एक बार आते हैं और चर करण 8 बार रिपीट होते हैं। 7 करण 8 बार रिपीट होते हैं तो 7 8 56 और 4 60, 60 ही चाहिए अपन को। एक तिथि में 2 करण, 60 चाहिए अपन को। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पहला जो करण होगा वो केतुग्न होगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जो पहला करण होगा वो केतुग्न होगा। केतुग्न कौन सा करण है? सही, 11वां नंबर का करण है। उसके बाद लाइन से आप चलते जाइए। दूसरा इसका जो द्वितीय मैंने बताया था, पहला और दूसरा, 6 डिग्री चंद्रमा होगा पहला करण, 6 डिग्री से 12 डिग्री का होगा तो दूसरा करण। तो दूसरा करण कौन सा होगा? भव होगा। उसके बाद द्वितीय का पहला करण कौन सा होगा? बाला होगा। उसके बाद दूसरा करण द्वितीय का कौन सा होगा? कौलव होगा। फिर लाइन से चलते जाएंगे, 8 बार रिपीट होंगे। और लास्ट में मतलब जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होगी उसको जो दूसरा चरण होगा वो शकुनी होगा और अमावस्या को जो होगा चतुष्पाद और नाग होगा। इसलिए अमावस्या को शुभ कार्य निषेध होता है क्योंकि दोनों करण जो है अच्छे नहीं माने जाते, एक चतुष्पाद और एक नाग। और चतुर्दशी के भी जो पूर्वार्ध है उसमें भी शकुनी है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अपन को प्रतिपदा में कई लोग मना करते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका पहला करण जो है वो केतुग्न है, क्योंकि करण जो है हीरो ऑफ द पंचांग है। किसी को भी मैं आपको एक टूल बता देता हूँ। किसी को भी कोई अच्छा कार्य या शुभ कार्य, अपना कोई काम का, बिजनेस का अगर आपको करना है तो आपके खुद के करण पे कर लीजिए, कभी भी काम फेलियर नहीं होगा। 100%। कोई मुहूर्त मत निकालिए, हीरो ऑफ द पंचांग है। आप अपने करण के दिन अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी अपना काम स्टार्ट करते हैं, कभी भी काम फेलियर नहीं होता। ये टूल है। इनको मैं बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि जो करण जो है इसमें जो है इसके जो ग्रह है जो है, जैसे भव कारण का ग्रह जो है मंगल है और उसका पशु जो है, हर एक के पशु भी है, वो शेर है, लॉइन है। देवता उसके नरसिंह भगवान है और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इनका भी भवकरण है, उनको नरसिंह भगवान के रोजाना दर्शन करने। इनका बालवकरण है, उनका राहु जो है ग्रह स्वामी है और पशु जो है वो बाघ है, मतलब टाइगर। उनको अयप्पा स्वामी के दर्शन करने चाहिए या फिर जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं उनको माँ शेरों वाली के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद कौलवकरण जो आता है उसके ग्रह स्वामी शनि है और पशु जो है सूअर है। इनके जो देवता है वो वराह अवतार है। विष्णु का जो वराह रूप है वो उसके देवता है और ये भी अच्छा करण है। उसके बाद तैतिल करण है, ये का ग्रह जो है शुक्र है और
पशु जो है गधा है, और जो ज्येष्ठा देवी है उसकी देवी है। तो जिनका भी 33 करण है उनको ज्येष्ठा देवी के दर्शन करने चाहिए। आप लोगों को मेरी आवाज बराबर आ रही है? जी सर। आ रही है गुरुजी, आ रही है। वेरी गुड। ये भी अच्छा करण है। जिनका घर करण है उनका चंद्रमा जो है देवता है, मतलब ग्रह स्वामी है। हाथी उनका पशु है, और गणेश जो है उनके भगवान है। तो उनको गणेश जी की और हाथी के रोजाना दर्शन करने चाहिए। अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगा लीजिए, जिसका भी कोई करण है अपने मोबाइल स्क्रीन पर लगा ले, सुबह उठकर दर्शन करें। जैसे मेरा वर्णित करण है तो मैं बैल के दर्शन करता हूँ, और मैं बैल को खाना भी देता हूँ थोड़ा। जब गाय को खाना देने जाता हूँ तो बैल को भी भोजन देता हूँ। जैसे इसका एक उदाहरण अपने अमिताभ बच्चन जो है उनका भी वर्णित करण है। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में बैल की फोटो लगा रखी है, उनके उड़ते हुए बैल। मुझे शान कपूर मेरे को फोन नहीं करेगा, क्लास ज्वाइन कर रखी है मैंने भी। जिनका वर्णित करण है उनका सूर्य भगवान जो उनके ग्रह स्वामी है, और बैल उनके देवता हैं, नंदी जिसको बोलते हैं अपन। उसके बाद दृष्टिकरण है। एक मैं वर्णितकरण का और बता देता हूँ। का भी वर्णितकरण है ना, तो हमेशा उनके 2 बैंक अकाउंट मिलेंगे 100%। दृष्टिकरण जिनका है, प्रॉपर्टीज मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, कि अभी मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन क्लास है अपनी। आज आप ये सारे नोट्स वगैरह देके दिखा रहे हैं, सारे नोट्स हैं। आप दृष्टिकरण जिसका है वो ग्रह जो केतु है, और मुर्गा जो है उसके पशु हैं, पक्षी जो है। और मुर्गन स्वामी जो कार्तिकेय भगवान है, नॉर्थ में कार्तिकेय भगवान बोलते हैं, और साउथ में मुर्गन स्वामी बोलते हैं, जो भगवान गणेश के भाई हैं। ये भी बहुत अच्छा दृष्टि, वैसे करण बहुत अच्छा करण नहीं बोलते, कि भद्रा भी बोलते हैं उसको। उसके बाद शकुनी जो है वो उसके स्वामी शनि है, और पक्षी जो है कौवा है, और शनिदेव इसके देवता हैं। चतुष्पाद के गुरु हैं, जो है उसके पशु है, और भैरव उसके देवता है। उसके बाद नाग जो है उसके राहु है स्वामी, सर्प उसके देवता हैं, और नागराज जो है उसके देवता हैं। केतुग्न जो है बुद्ध है। ये कीड़े मकोड़े जो अपने चींटियार वगैरह जो हैं वो हैं, और धनवंतरी उसके स्वामी हैं। और एक बात और बता दूं, जिनका केतुग्न होता है ना करण, उनकी सस्पिशियस डेथ होती है हमेशा। उनके डेथ का कारण पता नहीं चलता। जैसे श्री देवी थी, उनकी डेथ का कारण आज तक पता नहीं चला, कि डूब के मरी या उसमें मतलब जल में डेथ हुई या करंट से डेथ हुई, अभी तक पता नहीं। और एक जयललिता थी, उनका भी केतुग्न था। सस्पिशियस डेथ वाले होते हैं। आज अपन पंचांग पे अपन ने काफी विस्तृत चर्चा की है। आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की क्लास। आपका कोई सवाल है तो पूछिएगा। बिल्कुल सर। सर जैसे शुक्ल पक्ष और होता है, कृष्ण पक्ष होता है, ये हाँ, इसके तो सेम होते हैं, लेकिन मैं और कुछ बात डिटेल में आगे बताऊंगा, उसके कौन सी चीज ज्यादा इफेक्टिव रहती है तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। वैसे तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथि पे दग्धा तिथि जो है वो सेम होती है, लेकिन आगे चल के मैं एक टूल और बताऊंगा आपको कि उसमें क्या इफेक्ट होते हैं कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, अलग अलग। ठीक है, किसी का भी कोई सवाल है तो पूछिएगा। सर क्वेश्चन ये है कि सर इजीएस्ट वे में याद हो जाए सब करंट तिथि, वो कुछ ऐसा फार्मूला या कुछ ऐसे तरीके से बताइए कि सभी को इजी तरीके से याद हो जाए नक्षत्र करण और देखिए, तिथि। मैंने अभी आपको एक चीज सबसे पहले यही बताई थी। हाँ गुरुजी, ये मैंने यही बहुत चीज जरूरी बताई है। कि रट्टा बिल्कुल नहीं लगाएं। जी जी। देखिए, किसी का भी पंचांग देखेंगे आप तो आपको 5 ही चीज देखनी है। पहले तिथि होगी, फिर योग होगा, फिर करण होगा, फिर नक्षत्र होगा। ये 5 चीजें अपन को मिलके, तिथि, योग, करण, नक्षत्र, वार, ये 5 चीज मिलके पंचांग बनता है, और इसी से प्रिडिक्शन निकल जाता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सूर्य सिद्धांत, और उसके बाद में कर्म सिद्धांत।
इस पे मैंने मेन फोकस इस क्लास का दिया है। आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा, किसी भी कुंडली में अपन 98-99% प्रेडिक्शन केवल उससे निकाल सकते हैं जो कर्म सिद्धांत मैं आपको सिखाऊंगा। और 99 अगर किसी का प्रेडिक्शन निकाल देते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ज्योतिष में। याद करने के लिए तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। 27 नक्षत्र कितनी जल्दी याद हो गया अपन लोगों को। अश्विनी से लेके आपको रेवती तक 27 नक्षत्र है, और उसके 9 के पार्ट कर लीजिए, फटाफट फटाफट बोलते जाइए। ऐसे ही आपको ये जो योग है ये भी 27 है। केवल नक्षत्र में अभिजीत एक अलग होता है, और वो भी दोनों नक्षत्रों का तो समावेश करके उनकी डिग्रीज ली जाती है। तो मेहरबानी करके एक तो 11 तारीख को ही राखी बांधे 8:52 के बाद, है ना, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य के लिए 3 मुहूर्त जरूरी होता है। शर्मा जी मैं ठीक बोल रहा हूँ? शर्मा जी हैं हमारे? राव साहब मैं ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल, यू आर राइट। थैंक यू। क्योंकि मुझे पंचांग का अच्छा ज्ञान है, जी जी, ये बात सभी को बताइए। या यू गॉट अ 12 वास्ट तारीख में नॉलेज। किसी भी शुभ कार्य में 3 उनके मुहूर्त होने जरूरी है। जी जी, किसी का भी कोई सवाल है तो पूछिएगा पंचांग के बारे में। सर आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी, जो जो आज मैंने क्लास में सुना। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत 15 इयर्स से आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी, बट सर आपके जैसी नॉलेज तो सर ट्रेमेंडस। सर हैट्स ऑफ टू योर नॉलेज। थैंक यू। जी सर, सर यू आर मैं तो ग्रेट। अभी भी मैं तो 45 साल बाद भी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ। जी सर, जी मैं मेरे नेचुरली दैट शर्मा शुड जी बी द को बोलता हूँ स्पिरिट। कि आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टिल जी स्टूडेंट। जी, नीचे विद्यार्थी बोलना है। जी सर। क्योंकि अपन लोग रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं। सर नेचुरली। आपने बहुत बढ़िया समझाया सर, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से। अब मैं आप सर लोगों से एक्चुअली एक चीज पूछता हूँ सभी से, आपकी जी तिथि जी कोई बता सकता है? अपनी हर एक की अलग अलग तिथि कौन सी है? सर मेरी तिथि पंचमी है। तो पंचमी तिथि में 3 और 6 तिथि शून्य बनती है। या तो छोटे भाई जी बहन है नहीं, और सर है तो हैं सर, बनते नहीं। लेकिन सर यस बिल्कुल सर, अभी उनके साथ काफी सालों से कम्युनिकेशन बंद है सर। बिल्कुल बिल्कुल एक्सेक्ट प्रेडिक्शन दी सर। हाँ, और जी छठे सर। में ऋण रोग शत्रु की बहुतायत रहती है। जी सर, सर तो उसके 3 बारे में और मेरे 6 को तिथि ज्यादा शून्य नॉलेज बनती नहीं है। हाँ जी 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 है, सर, मतलब जी ऋण रोग बिल्कुल। शत्रु ज्यादा रहते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक। और कोई दूसरा व्यक्ति ये अपनी तिथि बताएगा? मेरी प्रतिपदा है गुरुजी। प्रतिपदा में 7 और 10 तिथि शून्य बनती है। तो काम का लेके बहुत ज्यादा आपको टेंशन रहती होगी, काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा। बताइए। गुरुजी अभी तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, बाकी आगे मुझे नहीं मालूम। नहीं, लेकिन 7 और 10 या फिर 7वां जो हाउस है, मतलब पति भाव जो है वो भी थोड़ा सा वीक है। क्योंकि 7 और 10 तिथि, अगर आप 10वां अच्छा होगा तो 7वां खराब है, 7वां अच्छा होगा 10वें को खराब है। हमारे और रिलेशन उसमें भी मेरे बहुत को अच्छे ऐसा लगता है कि आपका अमावस्या पूर्णिमा का जन्म होगा फिर। हैं। जी गुरुजी ये है। हाँ, तभी मैंने पकड़ा। अगर ऐसा नहीं है तो एक्चुअली अमावस्या नहीं पूर्णिमा गुरुजी, का जन्म है। एक्चुअली मेरा 2 अक्षर से है। हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे इस विषय में, तो तो फिर आप मुझे मुझे बताइए, आपका 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 चार्ट में लग्न क्या है? हाँ, मेरा चार कर्क लग्न की कुंडली है गुरुजी, अच्छा, और और चंद्रमा कर्क कहाँ बैठा राशि है हुआ है? मेरी। चंद्रमा कहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है? लग्न में ही बैठे हुए हैं। तो आपकी कुंडली चेंज नहीं होगी। क्योंकि देखिए, लग्नाधिपति जहाँ है वहाँ वही उसको लग्न बना लीजिए। ये सबसे बढ़िया टूल बता रहा हूँ आपको। जी अमावस्या पूर्णिमा में से जहाँ लग्नाधिपति बैठे हैं उसको लग्न बना लीजिए, तो आपकी कुंडली भी चेंज नहीं होगी। जी तो जी इट मीन गुरुजी। 7th हाउस में बहुत ज्यादा आपको, या तो आपके पति टाइम नहीं दे पाते, मतलब बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि 7th हाउस डैमेज होता है। इवन गुरुजी कर्क लग्न की कुंडली ये में भी डैमेज होता है। ये दिल्ली राजहरा में जॉब में थे, लेकिन अभी कुछ समय से फिर अभी हम साथ हैं, अलग हाँ, अलग तो थे। मतलब काफी दूर, काफी अलग अलग रहे ना आप लोग।
जी, जी गुरुजी, 100 किलोमीटर की हाँ। दूरी मेरा है। फिर क्योंकि अभी कर्क कुछ लग्न समय जो से है भगवान राम का भी था, मैं भी जी। कर्क लग्न वाला हूँ, मैं भी कर्क लग्न है मेरा, जी, तो जी गुरु। उसमें 7th हाउस डैमेज होता है। और कोई व्यक्ति है जो अपनी बताएगा? मैंने बताया आपको कि लग्नाधिपति को लग्न बना लो। जी गुरुजी। सर मेरी डॉटर शुक्ल का पक्ष पूर्णिमा का दशमी जन्म है। मुकेश जी, आपको मजा आया क्लास में? मुकेश जी हैं क्या क्लास जी में? सर, बहुत कुछ सीखने को, हाँ नहीं जी सर, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ अभी इम्प्लीमेंट भी करना है। हाँ, नहीं तो नहीं, इसमें नई तो नई चीजें भी अभी नई। तो आप केवल इंट्रोडक्शन आज तो मैं अपन काफी हाँ। ऐसे ऐसे टूल्स बताऊंगा आप लोगों को जो जबरदस्त टूल हम्म। है। इसमें जो कर्म सिद्धांत आएगा उसमें तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये टूल भी कोई टूल है क्या, जब ये कर्म सिद्धांत पर आएंगे अपन। और कर्म सिद्धांत में व्यक्ति के जो मेल चार्ट है उसमें सूर्य और मंगल से देखना बताऊंगा, और स्त्री के चार्ट में शुक्र और चंद्रमा से देखना बताऊंगा। जी सर, आपका न्यूमरोलॉजी का काफी हद तक इम्प्लीमेंट कर दिया एक्सेल के अंदर, लेकिन कुछ चीजें बाकी हैं, तो अभी अच्छा, जो अच्छा। बाकी क्लास में होगा वो भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा कृष्ण द्वादशी है सर। द्वादशी में 7 और 10 तिथि शून्य बनती है, तो सप्तम 7 भाव और जो है 10 वो खराब होता है, और 10वां भाव, अगर सप्तम भाव ठीक है तो 10वां भाव खराब होता है, 10वां ठीक है तो सप्तम भाव खराब होता है। तो कभी भी पार्टनरशिप नहीं करें आप, कोई भी काम करते हैं। हुआ है सब है जी सर, पार्टनरशिप में लॉस हुआ है सर। लॉस होना, हाँ, क्योंकि तिथि शून्य थी वो। तो ये अपन किसी टूल को पकड़ सकते हैं, है ना? और कोई व्यक्ति है जो कुछ पूछना चाहता हो? अभी सर अपने पास शुक्ल 15 पक्ष मिनट है। दशमी सर, दशमी शुक्ल में पक्ष सर मेरा दशमी 11 से एकादशी। कौन बोल रहे हैं? सर मैं रमाकांत राव। रमाकांत जी, अगर एकादशी का जन्म है तो आपको पिता की संपत्ति बड़ी मुश्किल से मिलेगी, पिता या की नहीं मिली संपत्ति होगी। पिता की संपत्ति नहीं मिलने के मिली। चांस बहुत कम है। यस यस सर, बिल्कुल सही है सर। नहीं मिली ना? नहीं मिली सर। जी सर शुक्ल पक्ष दशमी है। हाँ, वो दशमी के वो सेम रिजल्ट रहेंगे, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो आगे चल के जब डिटेल में जाऊंगा मैं, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं अपन को डिटेल में अपन जाएंगे तब मैं सिखाऊंगा। इसमें 5 और 8 जिनकी भी मेरे को आपने दशमी तिथि उनका पढ़ाई में 1 साल का गैप है। दशमी का दिन का जन्म बताया, यस सर। पढ़ाई में 1 साल का गैप रहा आपका। जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर डिटेल में मैं सर मेरा शुक्ल आपको आगे सप्तमी का, बताऊंगा कि मेरा क्या रिजल्ट शुक्ल है। सप्तमी का है सर, मेरा शुक्ल सप्तमी का है सर। मैं सप्तमी का मुकेश है बोल तो रहा हूँ, 1 मेरा और 5 शुक्ल तिथि सप्तमी का। शून्य, मतलब 1 और 5 हम्म। तिथि शून्य है, तो जिस लेवल पे पहुंचने चाहिए थे उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए आप, मतलब जितनी आपकी नॉलेज है ना। हाँ, और दूसरा पढ़ाई में भी गैप रहा होगा, और बच्चों की तरफ से थोड़ी सी टेंशन रहेगी आपको। बताइए मुकेश जी। जी वो तो, अरे वो तो है ही है, और साथ में जो है लगन, अगर धनु लगन है तो मेरा पांचवा और जो प्रथम और पंचम जो है वो, मतलब पंचमेश और नवमेश हो गए, मतलब एक तरीके से ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पंचमेश और नवमेश। तो बुद्धि भी कम चलती है, भाग्य भी कम साथ देता है। जी 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 जी, और विदेश में सेटलमेंट हो जाएंगे आप। सेटलमेंट तो आपको खैर कहीं नहीं जॉब होगा, मिल लेकिन हाँ जाएगा। अभी नहीं, वहाँ यहाँ का तो है नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है सर। अच्छा, नहीं लेकिन 9 भी उसमें बनता है ना सप्तमी में। चलिए, और कोई है? सर अमावस्या तिथि, अमावस्या में आपका लग्नेश क्या है? सिंह लगन है सर। आपका सिंह लग्न है, और सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? सूर्य 6th भाव।
6th भाव में। तो मकर लग्न की कुंडली बन जाएगी आपकी, और बाकी को एज इट इज रख दो आप सभी को चार्ट में। मकर लग्न की कुंडली बना लो आप, और उससे प्रिडिक्शन करेंगे अपन। और मैं आपके प्रिडिक्शन भी लूंगा, सबसे पहले अब प्रिडिक्शन करूंगा तो आपकी चार्ट ही लूंगा, ताकि कोई देखिए जो एग्जांपल दूंगा वो टिपिकल एग्जांपल होगा, तो आप लोगों को मजा आएगा। और मैं मकर लगन मकर लग्न की कुंडली से प्रिडिक्शन होंगे आपके। सर मेरी डॉटर का पूर्णिमा का जन्म है और उसका कुंभ लगन है। और शनि कहाँ बैठा हुआ है? सर वो सेकंड हाउस में बैठा है 12 नंबर की राशि में। मीन लग्न बन जाएगा। अच्छा ठीक है सर। लग्नाधिपति जहाँ बैठा है उसको लग्न बना लो, बस। बिल्कुल ये ठीक टूल सर। है। बिल्कुल ठीक सर। ये बिल्कुल ठीक 90% एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं पता। सर मैंने सर खुद आज पहली बार सुनी है ये चीज, बहुत अमेजिंग। जी ये एक्चुअल में नाड़ी की जो क्लासेज है होती हैं, ये सब हाँ तमिल जी। से आई हैं, सब चीजें। ये कर्म जी सिद्धांत और ये जी सब तमिल की पढ़ाई है ये। और मैं रामास्वामी जी से पढ़ा आजकल लंदन, और मैंने उनको उस भिक्षु हालत में देखा था, वह खा लेते थे, शाम को खाना नहीं था। आज की तारीख में मल्टीपिलियंस हैं वो, उनका खुद का जी मकान है लंदन में, और खुद का कई काम है उनके लंदन। फिर ज्योतिष करते थे यहाँ पर, और हस्तलिखित किताब थी उनके पास सूर्य सिद्धांत। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली सर लोगों के पास नॉलेज तो बहुत है, पर आपके जैसा ज्ञान लोग दे नहीं पाते सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ मैडम अभी भी। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, आपके पास तो सर ज्ञान का भंडार है सर। सर आज तक मैंने आपकी जैसी क्लास कभी अटेंड नहीं करी सर। जो भी आज जितने भी आज तक क्लास अटेंड करी सर, बहुत बढ़िया सिखाया, सब ने बहुत अच्छा सिखाया सर। अभी आपने पहले एक और भी कराई थी ना, वो जिसके अंदर हमने वो मुर्गा वगैरह लिया था, क्या नाम था याद नहीं आ रहा उसका मेरे को। जी सर, सर उसकी भी सर जितने की मैंने प्रेडिक्शन करी सर, मुहूर्त भी निकालते थे सर, वो भी बहुत बढ़िया क्लास थी सर आपकी। हाँ, मुहूर्त के लिए काम लेते हैं उसको, पंचपक्षी शास्त्र को। हाँ जी सर, पंचपक्षी के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी मुहूर्त जी के लिए सर अपन एक क्लास रखेंगे, मुहूर्त की एक क्लास होगी। आप लोगों को मैं मेरे वैदिक की भी एक सभी को एक मैं इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि मेरी जो वैदिक की जो है उसमें मैंने कुछ वीडियोस डाली है, उसको आपने शायद मेरे डॉक्टर साहब ने सुना होगा। सुभद्रा, आपने सुना है बेटा? सर मैं सुनी हूँ, बहुत बहुत बढ़िया, कितने बढ़िया वीडियोस हैं वो। बहुत बहुत अच्छी वीडियोस हैं गुरुजी। मैं तो मतलब कई कई बार सुन ली, इतना अच्छा लगता है मुझे। जी, मैं मुहूर्त के भी डालूंगा, करीबन 10 वीडियो डालूंगा। जी जी मुहूर्त करके तो आपको मुहूर्त की कोई बुक कंसल्ट करने की जरूरत नहीं। जी मुहूर्त के गुरुजी, मैं उसमें वीडियोस बुक की डालूंगा। जरूरत ही नहीं है, वो वीडियो ही इतना सफिशिएंट है गुरुजी, बहुत अमेजिंग। हाँ, चलिए, तो अपन अब कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन रखेंगे, तो उसमें 11 तारीख भी निकल जाएगी और 15 तारीख भी निकल जाएगी। अपन कल नहीं करेंगे, परसों होगी। जैसे आज 8 तारीख है, 9 तारीख को नहीं होगी, 10 को होगी, फिर 11 को नहीं होगी, 12 को, फिर 13 को नहीं होगी, 14 को होगी, फिर 15 को नहीं होगी, 16 को होगी। फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, तो 15 भी निकल जाएगी, 11 भी निकल जाएगी, और अपन एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बोल देता हूँ कि जो नोट्स हैं जो मैंने उस पर डाले हुए हैं, उसमें मैंने सभी को ऐड किया हुआ है। आप उसको अच्छी तरह याद करें, उसको जी सर। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली याद करें। गुरुजी इसका जरा हो सकता क्या? रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या इनकी क्लासेस की? फोटोकॉपी नहीं करा सकते? बिल्कुल रिकॉर्डिंग नहीं तो बोलो पहला मत करो, वो लोगों वाला उपाय कर लेना वापस एक बार कल। 5 बार कर लिया मैंने। हाँ आज कल और कर लेना। अंकित जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और रिकॉर्डिंग मिलेगी सबको, है ना? तो माँ कॉपी करके देखे गया, फिर 2 बार सुनाई, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो देखे गया। गुरुजी टेलीग्राम से हो जाएगा ना फोटोकॉपी? हाँ हाँ हाँ, निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा ना, क्योंकि वो थोड़ा आप सा एक काम करें, मैं बताऊँ ऐसे करें जी। एक पॉइंट टेलीग्राम पे जो आपका अकाउंट है उसमें शिफ्ट कर लें और वहाँ से कॉपी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। सर रिकॉर्डिंग का क्या बताया आपने? मैं सुन नहीं पाया सर, वो थोड़ा बोल रहे थे बीच में। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, है ना? जी जी। वैसे रिकॉर्डिंग देने का प्रोग्राम नहीं था मेरा, लेकिन अंकित जी ने बोला। एक्चुअली हम लोग मैं जा रहा हूँ सर, एक दिन की क्लास मेरी मिस कर जाऊंगा मैं,
थोड़ा मैं 13 से बाहर हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कोई आपसे। दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। और फिर भी देखिए, अगर किसी को भी कोई चीज समझ नहीं आए, मैं मेरे स्टूडेंट से जीवन भर साथ जुड़ा हुआ था। और थैंक यू मैं सर। तो अगर कोई मेरे पास मिस कॉल होता है तो मैं खुद कॉल करता हूँ। सब जी लोगों को पता है मेरी नेचर। आपका आंसर आता है हाँ गुरुजी बिल्कुल, ये तो एकदम सच बात है। व्हाट्सएप पे भी आता है, बिल्कुल जब बिल्कुल आता भी कोई भी कॉल करे आप तुरंत मैं मतलब बिजी तुरंत रहता ही हूँ, आप लेकिन मैं बिजी कॉल बैक रहेंगे जरूर लेकिन करता कॉल बैक जरूर करते हैं। जी है। सर जी वो गुरुजी। वीडियो वाला ग्रुप कौन सा है सर जो आप बता रहे हैं? हूँ। मैं डाल दूंगा, आप लोगों सभी को डाल दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक। सर ये वो 5 टेलीग्राम पे महीने कहाँ का मिलेंगे सर? है जी। टेलीग्राम पे कहाँ डालें सर नोट्स? कौन बोल रहे हैं? के शर्मा बोल रहा हूँ सर। लेकिन शर्मा जी, आपको मैंने ऐड किया हुआ है शायद टेलीग्राम पे। सर मेरे में नजर नहीं आ रहा है टेलीग्राम में कहीं भी। अच्छा, हाँ सर अभी मैं ग्रुप। चेक कर लेता हूँ। जी अभी सर। चेक कर लेता हूँ। ओके नहीं सर। होगा तो अभी डाल दूंगा आपको मैं। कोई जी सर। घबराने की बात नहीं है ना। ओके सर, थैंक यू। और मैं जीवन भर जुड़ा रहता हूँ मेरे स्टूडेंट से। कभी भी कोई आपको चीज समझ नहीं आए, मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, मैं खुद बात करूंगा। जी सर, थैंक यू सर ये सूर्य सिद्धांत पंचांग के नाम से है ना सर टेलीग्राम पे? हाँ, सूर्य सिद्धांत के नाम से ही है, सूर्य सिद्धांत पंचांग। हाँ, सूर्य सिद्धांत पंचांग। ओहो, आप कैसे हैं? कैसी लगी आपको क्लास? गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम। कैसी लगी क्लास आपको? अमरनाथ बोल रहा हूँ। गुरुजी ये आपका सुन के पूरा मैं मुग्ध गंध हो गया, मैंने सुनते ही रह गया, क्योंकि इतने तिथि और पंचांग से ही आपने इतना प्रेडिक्शन बताया कि मैं दिल से खुश हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं भाग्यशाली हूँ आपके जैसे, भाग्यशाली हूँ आपके जैसे गुरु मुझे मिले हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत आनंदी। और मुझे इतना यानी बहुत ही बढ़िया, यानी इतना डिटेल सूक्ष्म कोई बताता नहीं है। वो मैडम ने सही कहा था। इतना मैं बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही आभारी हूँ गुरु जी की कृपा है कि आपके जैसे गुरु जी से मेरे को सीखने को मिला, सीखने को मिला। इंडोनेशिया गया हुआ था मैं, 7 दिन हाँ, इंडोनेशिया था, कल ही लौटा हूँ। आपने बताया था। हाँ, कल 30 घंटे की फ्लाइट थी, तो सुबह आराम करना पड़ा थोड़ा मुझे। सही बात है, आपको आराम की जरूरत बराबर है। बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं यही सोच रहा था कि आपने अटेंड किया नहीं किया। नहीं वो अटेंड किया, मैं सुन रहा था सभी की बातें, और लेकिन आपको भी बहुत बढ़िया, इतना अच्छा बेटर क्लास नहीं कोई सिखा सकता है। सूक्ष्म जो होती है ना बातें, वो नहीं सिखाते आज की तारीख में कोई। जी जी जी। नहीं, मेरी शर्मा जी से आज यही बात हो रही थी, मेरी शर्मा जी से यही बात हो रही थी आज। मैं मेरे जितना भी ज्ञान है वो ऐसा लेके जाना चाहता हूँ। इसके बाद नाड़ी सिद्धांत में मैं एक क्लास लूंगा। इसके बाद एक नाड़ी सिद्धांत है जिसमें किसी भी उसका प्रोग्रेशन सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, बृहस्पति से निकाल के सिखाऊंगा। उसके जो प्रिडिक्शन है वो 100% प्रिडिक्शन है। जो आप बात किसी क्लाइंट को बोलेंगे, अगर आप क्लाइंट से 20 बात बोलते हैं तो 20 बात पे हाँ भरेगा वो। 100% प्रिडिक्शन है प्रोग्रेशन का। बहुत ही बढ़िया। सर आज तक सर वैसे भी आपने जितनी प्रेडिक्शन दी है सर वो बिल्कुल एग्जैक्ट गई है सर। आप लोगों का अपन परसों मिलेंगे। जी सर। चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कोई 8 बजे मिलते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को जी थैंक यू सर। अपना ध्यान रखिएगा। सर आपको सभी प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। प्रणाम।